नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सर्कुलर जो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने इशू किया है उन सारे रीजनल ऑफिसर्स को, उन सारे असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर्स को जो हायर पेंशन के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों ये सर्कुलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बड़ी खुशखबरी है उन सारे लोगों के लिए जो हायर पेंशन की राह देख रहे हैं, जिन्होंने हायर पेंशन का फॉर्म भरा था। दोस्तों इन सारे लोगों की पता है कंप्लेंट थी कि भाई पीएफ ऑफिस जो है वो जल्दी तरीके से हायर पेंशन के फॉर्म प्रोसेस नहीं कर रहा है। और दोस्तों ये जो सर्कुलर सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने इशू किया है, इसमें स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि भाई सारे पीएफ ऑफिसर्स को हायर पेंशन का एप्लीकेशन बहुत फास्ट तरह से प्रोसेस करना होगा और विद इन द गिवन टाइमलाइन करना होगा। तो दोस्तों ये सर्कुलर एंड तक मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, इसका मतलब भी बताऊंगा हिंदी में, और दोस्तों इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तारीख तक आपका पीएफ एप्लीकेशन हायर पेंशन का जो आपने दिया था ईपीएस के लिए वो दोस्तों प्रोसेस हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत बढ़िया सर्कुलर हमारे लिए आया है, एक बहुत खुशखबरी वाला सर्कुलर हमारे लिए आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस सर्कुलर को इशू किया है रमेश कृष्णमूर्ति जी ने, जो आईआरएस है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। और दोस्तों सेंट्रल फंड कमिश्नर जो होता है वो सबसे ऊपर का अधिकारी होता है ईपीएफओ के लिए। तो दोस्तों ये सबसे टॉप लेवल से इशू होकर आया हुआ है। इस सर्कुलर की जो डेट है दोस्तों वो है 17/1/2025, मतलब कि 17 जनवरी को इशू हुआ है। और दोस्तों इन्होंने देखिए डियर एसीसीज मतलब कि असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर्स जो है उनको यहाँ पर लिखा है जोनल लेवल पे। और दोस्तों ये कहते हैं द प्रोग्रेस इन द डिस्पोजल ऑफ पेंशन ऑन हायर वेजेस हैज बीन रिव्यूड एंड इट इज डिसअपॉइंटिंग टू नोट दैट विद few exceptions most offices are significantly lacking in finalizing cases. A recent performance review conducted by the pension division, particularly for the offices handling fewer than 5,000 applications with joint options, revealed substantial delays. The missed deadline of January 10th by many offices is particularly concerning. तो दोस्तों यहाँ पर पहले पैराग्राफ में लिखते हैं कि हायर पेंशन की एप्लीकेशंस का दोस्तों एक रिव्यू लिया गया था और सिचुएशन जो पाई गई वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। दोस्तों अगर आप जानते होंगे, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को जो रिपोर्ट दी जाती है हायर पेंशन की, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और वहां पर यह पता चला था कि भाई सिर्फ और सिर्फ 1% एप्लीकेशन अभी तक ईपीएफओ ऑफिसर्स ने टोटली प्रोसेस किए हुए, जो बहुत ही कम रेट है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर रमेश कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्रेस है ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और शायद इन्होंने 10 जनवरी की एक डेट रखी थी जहां तक पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाने थे, जहां तक पूरे एप्लीकेशन पे कार्रवाई कंप्लीट हो जानी थी। वो चाहे अप्रूव हो सकते थे, वो चाहे रिजेक्ट हो सकते थे, या शायद वो एम्प्लॉयर को वापस भेजे जा सकते थे, लेकिन सारे एप्लीकेशंस कम से कम एक बार ईपीएफओ ऑफिसर्स की आंखों के नीचे से जाने चाहिए थे। लेकिन ईपीएफओ ऑफिसर्स ने वो डेडलाइन मिस कर दी है और इसीलिए ये लेटर यहां पर लिखा गया। और एक स्पेशल मेंशन यहां पर लिखा गया कि ऐसे ऑफिसर्स या ऐसे ऑफिसेस जहां पर 5,000 एप्लीकेशन से कम फिगर है, वहां पर भी दोस्तों डिले देखा जा रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत बड़े बड़े ऑफिस होंगे जो मेट्रो सिटीज के होंगे, जहां पर एप्लीकेशंस लाखों में होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे शहर होंगे दोस्तों, वहां पर जो एप्लीकेशंस आए होंगे वो सिर्फ 5,000 से 6,000 के रेंज में होंगे। लेकिन ऐसे ऑफिस में भी दोस्तों डिले देखा गया है। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। पॉइंट नंबर 2 में कहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया India's order dated November 4, 2022 is comprehensive and subsequent circulars and clarifications issued by the EPFO head office provide a sound framework to facilitate the prompt disposal of applications. Additionally, several tools including calculators and other functionalities have been integrated into the FO interface in response to requests from field office. Data entry operators have also been sanctioned based on the workload to support and expedite the processing of applications. The pension division has also carried out a knowledge sharing session with all officer in charges to bring everyone on the same page. दोस्तों इसके साथ हमको तीसरा पॉइंट भी पढ़ना पड़ेगा, तब शायद इस पॉइंट का हमको सेंस बनेगा। Despite these measures, the overall progress remains below expectation due to delays in disposal of application. This is a matter of serious concern, especially since the Supreme Court has set a clear timeline for concluding this exercise. अब दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो बहुत कॉन्क्रीट था, उसमें मैक्सिमम डाउट आपके क्लियर कर दिए गए थे। उसके अलावा भी जो भी छोटे मोटे डाउट डिफरेंट पीएफ ऑफिसर्स को आ रहे होंगे, उसके लिए डिफरेंट सर्कुलर्स ईपीएफओ ने इशू किए थे। और जो सेंट्रल लेवल के जो पीएफ कमिश्नर्स है, उन्होंने बहुत सारी वीसीज ली थी, बहुत सारे नॉलेज शेयरिंग सेशंस किए थे ऑफिसर इंचार्जेस के साथ, जो डिफरेंट टाउन लेवल पे या विलेज लेवल पे वर्क करते हैं। और दोस्तों इसकी अवेयरनेस बहुत अच्छे तरह से फैलाई गई थी कि किस रूल को मानना है, किस रूल को नहीं मानना है। तो
दोस्तों इस बात से ये पता चलता है कि ईपीएफओ हेड ऑफिस ने पूरी कोशिश की थी कि पीएफ ऑफिसर्स को कोई भी ऐसी त्रुटि ना लगे जहां पर क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर इशू करके उन सारे क्लैरिफिकेशंस को इशू किया गया। और अब इसके बाद भी जो डिले हो रहा है वो शायद अमान्य है, ऐसा रमेश कृष्ण मूर्ति जी का यहां पर कहना है। यहां पर रमेश कृष्ण मूर्ति जी एक और पॉइंट पे हाईलाइट कर रहे हैं कि वेरियस पीएफ ऑफिसर्स ने एक्चुअली रिक्वेस्ट रेज की थी कि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, तो बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है वो नए तरह से रिक्रूट किए गए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए गए, तो मैन पावर की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। और जो भी कैलकुलेशन आपको करने हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर्स ईपीएफओ हेड ऑफिस ने टाइम टू टाइम वेबसाइट पर रिलीज किए थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिमांड लेटर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए कैलकुलेटर एक्सेल शीट में ऑलरेडी ईपीएफओ ने देकर रखा है। पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी उसके लिए भी कैलकुलेटर देकर रखा है। तो इतनी सारी फैसिलिटी देने के बाद भी क्यों डिले हो रहा है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सेंट्रल पीएफ कमिश्नर का कहना है। 4 पॉइंट पे यहां पर कहा जा रहा है, फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स हु हैव कंडक्टेड इंटरैक्टिव सेशंस ऑन पेंशन ऑन हायर वेजेस, इट इज एविडेंट दैट द प्राइमरी रीजन फॉर डिले इज द लैक ऑफ सेटिंग एप्रोप्रिएट प्रायोरिटी टू दिस एरिया. It is made clear that this area of work must be accorded highest priority along with the task of activation of UNs. Raising repeated frivolous issues which could be addressed by regional PF commissioners or zonal ACCs should be avoided. Officers must actively engage with the zonal commissioners to resolve such issues promptly. दोस्तों यहां पर यह कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशन हेड ऑफिस ने डिफरेंट डिफरेंट जोनल लेवल पर लिए थे, वीसी के तौर पर लिए होंगे, नॉलेज शेयरिंग एक्सरसाइज के तौर पर लिए होंगे, और उनको मेजर चीज जो पता चली है कि भाई लैक जो हो रहा है, यहाँ पे जो डिले हो रहा है उसका मेजर रीजन है कि भाई हायर पेंशन को खास प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है जोनल ऑफिसेस में। और यहाँ पर ईपीएफ कमिश्नर का कहना है कि भाई आपको अब इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है। और यहां पर ये भी कह रहे हैं कि जो डिले हो रहा है उसका एक और रीजन ये है कि छोटी छोटी बातों पे इशू उठा के उसको पीएफ ऑफिस को पुश लिया जा रहा है और पीएफ ऑफिस से जो सर्कुलर नहीं आ रहे इसके लिए वेट किया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो अननेसेसरी के जो इश्यूज है, जो फ्रिवोलस इश्यूज है, बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक इश्यूज है जिसको रीजनल पीएफ कमिश्नर लेवल पर या जोनल लेवल पर ही सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए अननेसेसरी हायर पेंशन के फॉर्म्स डिले किए जा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिदायत दोस्तों यहां पर रमेश कृष्ण मूर्ति जी दे रहे हैं। 5th पॉइंट कहता है, clarifications are shortly being sent on the issues of areas contribution paid in lump sum and allowing for refund if applicants desire. For all other cases, I make it very clear that zonal commissioners and OICs will be personally responsible for disposal of each and every application. दोस्तों इस पॉइंट में रमेश कृष्ण मूर्ति जी कह रहे हैं कि भाई अभी भी कुछ कंसर्न्स बाकी है, एरियस को रिलेटेड बाकी है, या ऐसे केसेस है जहां पर डिमांड लेटर लोगों को इश्यू हो चुका था, वहां से उन्होंने पैसा ईपीएफ को वापस कर चुके हैं और अभी तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हुई है, लेकिन इन बिटवीन लोगों को लगता है कि अब मुझे हायर पेंशन नहीं चाहिए क्योंकि रूल्स थोड़े से बदल गए, तो भाई मुझको मेरा पैसा वापस कर दो। तो इस सिचुएशन के ऊपर या इस पोजीशन के ऊपर अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं आया, तो उसको इशू किया जाएगा। लेकिन अब ये जोनल कमिश्नर्स की और जो रीजनल पीएफ कमिश्नर्स है इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जल्दी से जल्दी सारे एप्लीकेशंस को क्लियर करें, और अगर कोई भी एप्लीकेशन ऑफिस में रह जाती है विद इन द गिवन डेडलाइन तो इसके लिए जोनल कमिश्नर्स को और रीजनल पीएफ कमिश्नर्स को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा और उन्हीं के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। 6th पॉइंट में कह रहे हैं, इट इज वर्थ नोटिंग दैट सम ऑफिसेस हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन दिस एरिया. देयर इज नो रीजन व्हाई अदर ऑफिसेस कैन नॉट अचीव सिमिलर आउटकम्स. Strong performance reflects effective management and operational skill, whereas persistent delays and complaints suggest a lack of diligence. अब दोस्तों यहाँ पर जम के फटकार लगाई जा रही है ईपीएफओ ऑफिसर्स को, और रमेश कृष्ण मूर्ति जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ऐसे कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बहुत उम्दा तरीके से काम किया, बहुत बढ़िया तरह से काम किया और उनके यहाँ के मैक्सिमम एप्लीकेशंस अभी तक प्रोसेस हो चुके हैं। तो भाई यही परफॉर्मेंस बाकी के ऑफिसर्स क्यों नहीं रिप्लिकेट कर पा रहे, ये इनके बात में समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहते हैं कि आप जितना जल्दी एफिशिएंटली काम करेंगे, जितना फास्ट तरह से आप प्रोसेस करेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी वहां पर दिखती है। लेकिन वहीं पर अगर आप डिले कर रहे हो, वहीं पर अगर आप रोक लगा कर रख रहे हो एप्लीकेशंस के ऊपर, तो ये दिखाता है कि आपका एटीट्यूड रोक लगाने का है, आपका एटीट्यूड काम ना करने का है। तो दोस्तों ये जम के फटकार यहां पर पीएफ ऑफिसर्स को लगाई गई है। यहां पर 7th पॉइंट में कहा जा रहा है, फॉर ऑफिसेस हैविंग लेस देन 5000 एप्लीकेशंस विद जॉइंट ऑप्शंस, द फाइनल डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस विल बी 24 जनवरी 2025. फॉर ऑल अदर ऑफिसेस द डेडलाइन इज सेट ऑन 7 फरवरी 2025. ऑल क्लियर केसेस फॉर पीपीओ इशुएंस शुड बी कंप्लीटेड एट ऑल ऑफिसेस बाय 24 जनवरी 2025. अब दोस्तों यहां पर एक नई और फर्म डेडलाइन यहां पर रमेश कृष्ण मूर्ति जी ने सेट कर दी है सारे पीएफ ऑफिसेस के लिए कि भाई जहां पर भी ऐसे ऑफिसेस है जहां पर 5000 से कम एप्लीकेशन है, उन सारे ऑफिसेस को अब 24 जनवरी 2025 के पहले अपने सारे एप्लीकेशंस
डिस्पोज करने होंगे, या तो उनको अप्रूव करना होगा या तो उनको रिजेक्ट करना होगा, लेकिन कोई ना कोई एक्शन अब उसके ऊपर लेना चाहिए। फॉर्म पेंडिंग एट ई ऑफिस, अब ये स्टेटस फॉर्म्स का नहीं चलेगा। उसी के साथ साथ जो बड़े ऑफिसेस है जहां पर 5000 से ज्यादा एप्लीकेशंस है, उनको टाइम दिया गया है 7 फरवरी 2025 तक का। अब दोस्तों यहां पर एक और केस था कि भाई जिन लोगों का डिमांड लेटर इशू हो चुका है, जहां से पैसे भी लोगों ने वापस कर दिए, उनके पीपीओ इशू नहीं हुए थे, तो सारे ऑफिसेस को हिदायत दी जाती है कि भाई जहां जहां पर पैसा वापस आ चुका है डिमांड लेटर के हिसाब से, वहां वहां पर 25 जनवरी तक सारे के सारे पीपीओ रिलीज हो जाने चाहिए और इसमें कुछ भी डिले होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जो केसेस थे जहां पर लोगों ने पैसा रिफंड कर दिया था और एक एक साल से लोग वेट कर रहे थे, मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे कि जनवरी 2024 में दोस्तों लोगों ने पैसा वापस कर दिया और जनवरी 2025 तक में उनको एरियस भी नहीं मिला और पीपीओ भी नहीं मिला। ये उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 25 जनवरी 2025 तक दोस्तों आप सबके एप्लीकेशंस क्लियर हो जाएंगे, आप सबको पीपीओ इश्यू हो जाएगा, ऐसा रमेश कृष्णमूर्ति जी का इस सर्कुलर के थ्रू कहना है। 8वां पॉइंट कहता है, अ स्पेशल ऑडिट टीम विल कंडक्ट अ थॉरो स्क्रूटिनी आफ्टर दिस डेडलाइंस टू इवैल्यूएट द एक्टिविटीज ऑफ पर्सनल एसोसिएटेड विद दिस एक्सरसाइज. Officers with subpar performance where there was no justifiable reason for delay may face adverse consequences, and the annual performance reports of OICs in these offices will be graded accordingly. The performance of zonal commissioner will also be scrutinized in the same line. As this exercise is of utmost importance, and I urge all concerned officers to take immediate and sustained action to meet the stipulated deadlines. Signed with best wishes, Ramesh Krishnamurthy. दोस्तों यहाँ पर सिर्फ फटकारी नहीं लगाई जा रही, इनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी यहां पर सेट कर दिए जा रहे हैं। यहां पर पीएफ कमिश्नर्स को ये चीज बहुत क्लियर तरह से बताई गई है कि जब ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एक स्पेशल ऑडिट टीम बनाई जाएगी जो सिस्टमैटिक तरीके से ये स्टडी करेगी कि कौन से पीएफ ऑफिस ने कितने एप्लीकेशंस टाइमली मैनर में क्लियर किए, और वहां अगर डिले हो जाता है और उसका अगर कोई भी जस्टिफाइबल रीजन नहीं है तो उन सब के ऊपर जबरदस्त एक्शन ली जाएगी। और पहला एक्शन तो ये लिया जाएगा कि इन सारे ऑफिसर्स का जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, जो सालाना परफॉर्मेंस का इनका एक ब्यौरा बनता है, उसमें ग्रेड जो दिए जाएंगे वो इसी बेसिस पर दिए जाएंगे कि हायर पेंशन के एप्लीकेशंस कितने फास्ट उन्होंने प्रोसेस किए और कितना डिले वहां पर हुआ जा रहा है। तो दोस्तों जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी डेडलाइन को अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ जोड़ देती है तो वहां पर डेफिनेटली आपको एक्शन देखने मिलता है, वहां डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने मिलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सर्कुलर यहां पर रमेश कृष्णमूर्ति जी ने सबको इशू किया हुआ है, तो दोस्तों इससे एप्लीकेशन सीरियसली इस बार डेडलाइन के अंदर फॉलो हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जहां पर ये सर्कुलर एक गुड न्यूज है, वहां पर इसकी एक बैड साइड भी हो सकती है। अब देखिए 2 साल तक ये एप्लीकेशंस ईपीएफओ ऑफिस में पड़े हुए थे, इनके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन सडनली एक भूचाल आ गया है, सडनली एक बिजली कौंद आई है कि भाई अब आपको फटाफट तरीके से एप्लीकेशंस क्लियर करने हैं। अब दोस्तों एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में कई एप्लीकेशंस रिजेक्ट ना हो जाए, कई एप्लीकेशंस एम्प्लॉयर को वापस ना भेज दिए जाए। अगर एप्लीकेशंस अप्रूव होते हैं तो ये पेंशनर्स के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन एप्लीकेशंस को अगर हड़बड़ी में रिजेक्ट कर दिया गया तो दोस्तों इसके लिए कोई भी रिमेडी पेंशनर्स के पास नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ ने अभी तक ये नहीं बताया कि अगर किसी का एप्लीकेशन बहुत वैलिड था और अनजाने कारण से, कोई जानबूझ के नहीं करेगा, कोई भी पीएफ कमिश्नर जानबूझ के काम नहीं करेगा कि भाई एप्लीकेशन को फट से रिजेक्ट कर दो, लेकिन डेडलाइन का प्रेशर्स होता है, अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक्स होती है, इन सारों की वजह से अगर किसी एक पेंशनर्स का भी एप्लीकेशंस गलत तरह से अगर रिजेक्ट हो गया दोस्तों, तो वो पेंशनर क्या करेगा। अब एक आम आदमी बार बार तो कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकता, राइट। अब उसको कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी यहां पर होना चाहिए कि अगर उसका पेंशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया हड़बड़ी में, तो आने वाले समय में मतलब कि अगले 2-3 महीने में उसका कुछ ऐसा ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल होना चाहिए जिसके ऊपर में सही तरह से एक्शन लिया जाए। और मैं बता दूं आपको, पीएफ का एक ईपीएफओ का एक ऑलरेडी ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है, लेकिन वहां पर अगर आप कंप्लेंट डालेंगे तो क्योंकि आपने कंप्लेंट डाली है, उसको टाइमली मैनर में खत्म करना है, तो वहां पर भी आनंद फानन आंसर देके आपको खत्म किया जा सकता है। तो मेरी ईपीएफओ से एक गुजारिश रहेगी, स्पेशली रमेश कृष्णमूर्ति जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि भाई आपने जिस तरह से टाइमली मैनर में एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने पीएफ ऑफिसर्स को, उसी तरह से दोस्तों एक सीरियस ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल सिर्फ और सिर्फ हायर पेंशन के लिए बनाया जाए, जहां पर एप्लीकेशन अननेसेसरी से अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसका सही तरीके से ब्यौरा लिया जाए, उसको सही तरह से रिव्यू किया जाए, और अगर उसके बाद सच में आपको लगता है कि रिजेक्ट करना चाहिए तो उसको रिजेक्ट कीजिए। लेकिन अगर यह संभावना बन जाती है कि नहीं
थोड़ी जल्दबाजी में हमसे गलती हो गई थी, तो भाई गलती मान लीजिए, लेकिन उस आदमी का पीपीओ इशू कर दीजिए, क्योंकि आपकी गलती मानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस आदमी को पीपीओ मिलना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू हम ये मैसेज ईपीएफ सेंट्रल कमिश्नर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये अपडेट जो मैंने आपके लिए लाया था ये इंपॉर्टेंट रहा, तो मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर और कुछ हिदायत देने की जरूरत थी सेंट्रल पीएफ कमिश्नर को, जो ईपीएफ ऑफिसर्स के लिए जरूरी है, तो दोस्तों वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा अपडेट है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन 2-2 ढाई साल से दोस्तों ईपीएफ ऑफिस में पेंडिंग है और लोग उम्मीद खोते जा रहे हैं कि अब कभी इनको हायर पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सर्कुलर जो सेंट्रल पीएफ ऑफिस से इशू हुआ है, ये सबके लिए एक आशा की किरण बन के आ गया है और इन अ टाइमली डेडलाइन मैनर के हिसाब से दोस्तों आ गया है। जब डेडलाइन सेट की है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% नहीं, कम से कम 90% तो दोस्तों यहाँ पर एफिशिएंसी दिखी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपने फैमिली में जो लोग होंगे जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर बैठे होंगे, उन सबके साथ भी दोस्तों इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो खुशी अब आपको मिल रही होगी इस एप्लीकेशन को सुन के, उसका हक सबका है कि भाई सबको एक खुशी मिले कि हमारे हायर पेंशन की एप्लीकेशन अब क्लियर हो रहा है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वैल्यू एडिशन को। वैल्यू एडिशन में हमारी कोशिश रहती है कि सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए जो भी हम कर सके, जो भी हम आवाज उठा सके उनके हक के लिए, हम जरूर उठाएं। और दोस्तों इस हक को आपने प्रोत्साहन देनी चाहिए, आपने वीडियोस को लाइक करना चाहिए, आपने वीडियोस पे कमेंट करना चाहिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि ऐसी आवाजें हम उठाते रहे, ऐसी आवाज उठाने का मोटिवेशन हमारा बनते रहे, ताकि कभी तो किसी की आंखें खुलेंगी और कभी तो सीनियर सिटीजन्स को जस्टिस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।